प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के प्रथम अध्याय जिसका नाम है ईंट मानकें तथा अस्थियां, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। चूँकि पुरातात्विदों द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है वो सबसे पहले हड़प्पा नगर पर ही खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा जो है वो पंजाब के मांडगुमरी जिले में था। हड़प्पा के बाद पुरातात्विदों ने इस सभ्यता के और भी नगर जैसे कि मोहनजोदड़ो, चुनहुंदरो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेकों नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों का पुरातात्विदों ने जो उत्खनन यानी कि खुदाई किया, उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल था, यानी कि ये लगभग 4600 या 5000 वर्ष पुराना ये सभ्यता माना जाता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 देशों में फैला हुआ था, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के जो भाग हैं वो भारत और पाकिस्तान में हैं। विश्व में 4 प्राचीन सभ्यता, विश्व की जो 4 प्राचीन सभ्यता है जिसमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे बसा हुआ था, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ था और चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे बसा हुआ था। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये चारों के चारों जो सभ्यता है ये समकालीन है एक दूसरे के। इनको नदी घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सब नदी के किनारे बसा हुआ था और ये सब एक दूसरे के समकालीन हैं। लेकिन एक सभ्यता थी क्रीट की सभ्यता, इस सभ्यता को इन चारों के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो क्रीट की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था। अब हड़प्पा सभ्यता को और कितने नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी इसको कहते हैं, कांस्य कालीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि कांस्य के प्रयोग से ही हड़प्पा के लोग जो है वो उन्नति के शिखर पर पहुंचे थे। उसके बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं, मेलुआ की सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नदी घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कैसे खोजा गया। तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स जो अंग्रेज था उसने
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो 15 जनवरी 1784 में किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो बंगाल राज्य के कलकत्ता शहर में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत के इतिहास के खोज के लिए 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया और उसके बाद 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया। कब किया? तो 1826 ईस्वी में किया। उसके बाद पाकिस्तान के कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान कब? 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के द्वारा हुई खुदाई में दो भाई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए और उसके बाद 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1861 में। और इसके जो डायरेक्टर है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया इसका डायरेक्टर। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर या भारतीय पुरातत्व के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातात्विक विषय खोज करने का निश्चय कर लिया गया। उसके बाद 1873 में अलेक्जेंडर को बहुत अवशेष मिले। उसके बाद 1902 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देने के बाद अब 1902 में अलेक्जेंडर महोदय की जगह पर जॉन मार्शल जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बनते हैं। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बनते हैं? तो जॉन मार्शल बनते हैं। उसके बाद जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में जो भारतीय कर्मचारी थे दयाराम साहनी ने, उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किया गया? 1921 में। उसके बाद अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया। उसके बाद 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता घोषित हो गया। तो 1924 में जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता क्या हो गया? घोषित हो गया। अब जब हड़प्पा सभ्यता जब घोषित हो गया 1924 में, तो अब हमें ये जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र तथा स्थिति या विस्तार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में कई सारे जो पुरातात्विद है उनका विचार अलग अलग है, लेकिन हमें रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में संतोषजनक प्रमाण मिलता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर, दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद, पूरब में यूपी के आलमगीरपुर, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर के मांडा जिला तक फैला हुआ है। और इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का
स्थिति तथा विस्तार है। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में लिखें, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद पाकिस्तान में स्थित कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो पहला जो है बलूचिस्तान में सूतकांगे डोर है, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो है, पंजाब में हड़प्पा है। भारत में स्थित स्थल कौन कौन से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जिला है, पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में बनावली है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल, रंगपुर और धौलावीरा जैसे शहर देखने को मिलते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है, कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा हो गया, तो उसके बाद लगातार कई सारे नगरों का खोज होता चला गया, जो इस प्रकार हमें देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रारंभिक नगरों का विवरण किस प्रकार है। तो इससे बहुत सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि किस वर्ष खोजा गया, कौन से नगर को, और उसकी स्थिति वो कहाँ है, और किस नदी के किनारे है, किस जिला में है, और उस नगर के खोजकर्ता कौन है। तो चलिए सबसे पहला नंबर में देखते हैं कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज हुआ, और हड़प्पा नगर जो स्थित है वो पंजाब के पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। किस जिला में है, तो मांडगुमरी जिला में है, और हड़प्पा के जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हड़प्पा नगर का खोज कब हुआ, तो 1921 में हुआ। हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। इसके बाद अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हो जाता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में है, ये सिंध नदी के किनारे है, लाड़काना जिला में है, और इसके खोजकर्ता जो है वो राखलदास बनर्जी है। उसके बाद 1927 में सूतकांगे डोर का खोज हो जाता है। बलूचिस्तान में ये स्थित है, और ये दशक नदी के किनारे है, मकरान जिला में है। आर.एन. स्टीन इसके खोज करता है। उसके बाद 1931 में चनहुंद्रो का खोज हो जाता है। ये सिंध पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे, मांडगुमरी जिला में। इसके जो खोज करता है एन.जी. मजूमदार हैं। उसके बाद 1931 से 1953 में रंगपुर का खोज हुआ। ये गुजरात के भारत में है, माबर नदी के किनारे कठियारवाड़ा जिला में है, और इसके खोजकर्ता ब्रजवासी लाल एवं मानधोस रूप वत्स हैं। उसके बाद 1953 में फिर कालीबंगा का खोज होता है। ये राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे, गंगानगर जिला में। इसके जो खोज करता है ब्रजवासी लाल हैं। उसके बाद 1953 में रोपड़ का खोज होता है। ये पंजाब में है, और ये सतलज नदी के किनारे है, और ये रोपड़ जिला में है, और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। तो आपने सभी को याद नहीं रखना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये लोथल 1957 में इसका खोज हुआ था। ये लोथल गुजरात में है, भुगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद जिला में है, और इसके खोजकर्ता जो है एस.आर. राव है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बनावली। बनावली जो है इसके ये जो है हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे, हिसार जिला में। रविंद्र सिंह है ना बिष्ट इसके खोज करता है। उसके बाद 1990 से 91 में धौलावीरा का खोज होता है। ये गुजरात में है, और ये लूनी नदी के किनारे है, भारूच जिला में। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। इसी तरह से
आपको इसको अच्छे से ध्यान कर लेना है। एग्जाम के भी वो पॉइंट से जो है वो ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद कालीबंगा है, उसके बाद लोथल है, ये सब आपके एग्जाम के लिए वीवीआई पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब ये जो हड़प्पा नगर है, ये इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अब हम देखेंगे कि कौन से शहर इम्पोर्टेंट है और कौन से कहाँ से क्या चीज मिला है उसको अब हम देखेंगे। तो हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, तब पुरातात्विक ने हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थानों पर पुरातात्विक उत्खनन करवाया और बहुत सारे सामग्री को प्राप्त किया। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्ट इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर जो हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहला जो है वो मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसीलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से 1398 मुहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांसे की नर्तकी, सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी के दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद अब है दूसरा में हड़प्पा। हड़प्पा यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, यहाँ से मिला है। पत्थर के शीशन व यूनी, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूसा, RS-37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से मिला है। उसके बाद लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ गेहूं की भुस्सी, मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिले हैं हड़प्पा से। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। चलिए अब अगला देखते हैं चुनहुंद्रो। तो यहाँ से मनके बनाने वाली कारखाना, अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल के बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर दूर स्थित है। अब है लोथल। तो लोथल जो है वो आपके गुजरात में है। यहाँ से फारस की मोहरे, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी के दांत का पैमाना, मनके का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां, 3 युगल समाधान एवं गोदी यानी कि बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बंदरगाह कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अगला जो नगर है वो कालीबंगा। यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी के नाली, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उसके बाद अगला नगर है बनावली। यहाँ से चक्राकार अंगूठी, नाक व कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नगर था और वहाँ से जो वस्तु मिले हैं इनको आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वस्तु कहाँ से मिला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद अब जो हड़प्पा सभ्यता का वीवीआई टॉपिक आता है वो है नगर योजना, जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में। तो हड़प्पा संस्कृति का सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में
पूरब तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक वर्ग के लोग कहाँ रहते थे? दुर्ग में रहते थे। दुर्ग में परीखा, प्राकार द्वारा, अट्टाल्क यानी टावर, राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वास्तु के सभी तत्व मिले हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकान वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी दीवारों से घेर दिए जाते थे। बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं के द्वारा गोपुरम बनाए गए थे। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बनाए गए थे वो एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बनाए गए थे, सोच समझ करके बनाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें थी जो इस नगर को विशेष बनाता है, तो हड़प्पा नगर में क्या क्या विशेष था उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में एक विशेषता उसकी सड़क व्यवस्था थी कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.75 मीटर चौड़ी थी। जाल पत्ती के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, जिसमें नगर कई खंडों में विभाजित हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं इनकी साफ सफाई पर समुचित व्यवस्था थी। गलियां भी खुली हुई एवं चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे के बने होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का एक विशेषता था। अब दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। अब दूसरा है जल निकासी प्रणाली। तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक विशेषता यह जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर या शिलाओं से ढक दिया जाता था। नाली की साफ सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी समकालीन नगर देखने को नहीं मिलती थी। ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में थी। इस प्रकार के मोहनजोदड़ो में तालाब से पानी निकालने के लिए इस प्रकार का बनाया गया था और इस तरह से नालियों को पत्थरों या शिलाओं से ढक दिया जाता था। अब है स्नानागार। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार था। यह 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा था। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठांगिक स्नान हेतु होता था। स्नानागार के चारों ओर कमरे थे। स्नानागार से जल निकालने की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। यह स्नानागार तत्कालीन तकनीक का परिचय है। मार्शल महोदय ने इस कारण इसे तत्कालीन विश्व इतिहास का आश्चर्यचकित निर्माण बताया। और ये जो स्नानागार था वो था मोहनजोदड़ो में। उसके बाद अगला पॉइंट है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है।
हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान कोठोर खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में हैं। ये धान कोठोर ईंट के चबूतरे पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर से 6.09 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था थी। अन्नागार को सुदृढ़ आकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था जो थी वो उच्च कोटि की थी। अब हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में हमें जानना है। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ हर घर में फैसला महिला यानी माँ लेती थी। हड़प्पा वासी न वर्ण न जाति के आधार पर बटा हुआ था। हड़प्पा वासी के लोग जो है काम व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटे हुए थे, जिनमें पहला था विद्वान, जिसमें वेद ज्योतिषी ये सब आते थे। योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी दूसरा थे, जिसमें सेना अधिकारी ये सब आते थे। तीसरे वर्ग के जो लोग थे वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। उद्योगपति जिसमें व्यापारी ये सब आते थे। और चौथे प्रकार के जो लोग थे उनको श्रमजीवी वर्ग में रखा गया है। जो मजदूर, किसान, सेवक ये सब होते थे उनको श्रमजीवी के वर्ग में रखा गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था, 4 वर्ग के लोगों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का भोजन कैसा होता था लोगों का? तो हड़प्पा वासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। जो शाकाहारी थे वो गेहूं, चावल, मटर, दूध से निर्मित सब्जी, फल खाते थे। मांसाहारी लोग थे वो गाय, भेड़, मछली, कछुआ, मुर्गे ये सब खाते थे। हड़प्पा वासी का वेशभूषा कैसा था? तो हड़प्पा वासी को वेशभूषा के लिए दर्पण कांसे का बना हुआ था। कंघा जो है हाथी का दांत का था। हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार पटार के बहुत शौकीन थे, स्त्री और पुरुष दोनों। वहाँ के लोग 2 जोड़ी कपड़ा पहनते थे। स्त्री व पुरुष के कपड़ा में ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों सेम कपड़ा पहनते थे। उसके बाद प्रसाधन सामग्री क्या था? मेकअप का क्या सामान था? तो दर्पण था, कंघी था, काजल लगाने के लिए था, सुरमा था, पाउडर भी था, इत्र भी लगाते थे। और वहाँ की स्त्री इस्तेमाल ये सब करती थी। हड़प्पा वासी का आमोद प्रमोद के क्या साधन थे? यानी कि हड़प्पा वासी का जो लोग थे उनको मनोरंजन एंटरटेनमेंट का क्या साधन था? तो वो लोग मुर्गा में मुर्गा लड़ाते थे मनोरंजन करने के लिए, शिकार करते थे, पासा खेलते थे और उसके बाद नृत्य भी करते थे। यानी कि मुर्गा से मुर्गा लड़ाते थे, शिकार करते थे और पासा, लूडो ये सब के टाइप का जो खेला होता है वो खेलते थे। और डांस यानी कि नृत्य भी करते थे। बच्चों के लिए मिट्टी का खिलौना, जीव जंतु बनाते थे ताकि बच्चे उससे खेल सके। तो ये सब एंटरटेनमेंट का ये सब साधन था हड़प्पा वासी के लोगों को। अभी के जैसा तो मोबाइल नहीं था कि वो लोग मोबाइल देख करके अपना जैसे कि वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करे। ये सब उनके साधन अमोद प्रमोद यानी एंटरटेनमेंट का साधन था। हड़प्पा वासी के लोग गृहस्थी के उपकरण क्या क्या थे? हड़प्पा वासी जो है घरेलू सामान क्या क्या यूज करते थे? तो उनमें चाकू था, छुरी था, सुई था, बर्तन था, कुल्हाड़ी था। इनके अलावा बर्तन जैसे घड़े थे, गिलास थे, कलश था और कभी कभी वह बर्तन सोना चांदी के भी बने होते थे। लेकिन ज्यादातर बर्तन मिट्टी के ही बने होते थे। मिट्टी के कुल्हड़ भी होते थे। हड़प्पा वासी के लोग सोना चांदी का ज्ञान था लेकिन उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। एक चीज और है कि हड़प्पा वासी जो है ना वो कांसे का प्रयोग करना जानते थे। तांबा और टीन को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। और हड़प्पा वासी कांसे के प्रयोग करके ही और इससे कृषि औजार ये सब बना करके
और काफी उन्नति के शिखर पर पहुंचे थे। इसीलिए हड़प्पा वासी को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। मूर्तियों में उसे आभूषण व कुछ आभूषण विहीन भी दिखाया गया है। मूर्ति को धुएं से रंगी हुई मिली। मातृ देवी को माता, अम्बा, काली एवं कराली आदि के नाम से पुकारा जाता था। शिव की पूजा। शिवलिंग पत्थर, मिट्टी, सीप के बने हुए थे और इनका आकार विभिन्न होता था। सबसे लंबा 4 फुट का था। योनि की भी हड़प्पा सभ्यता में पूजा होता था, यह सुनिश्चित नहीं था। वृक्ष की पूजा होता था, पीपल, बरगद, बबूल, नीम, सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ का पूजा किया जाता था, जो कि अभी भी पीपल के पेड़ का पूजा किया जाता है। उसके बाद पशु में नाग, बैल, कबूतर, बकरा ये सब का पूजा होता था। सूर्य का भी पूजा होता था, नदी का भी पूजा किया जाता था। हड़प्पा वासी अंधविश्वासी भी थे। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन था। अब हड़प्पा का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक स्वरूप था वो नगर पालिका का जैसा था। हड़प्पा वासी का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि वो अपना जीवन चलाने के लिए क्या क्या करते थे उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अपना जीवन चलाने के लिए कृषि किया करते थे। मुख्य रूप से वो फसलों की खेती करते थे, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल, अनेक फल, खजूर, तरबूज आदि का भी वो फसल किया करते थे। फसल को जैसे कि अन्नागार में रखा जाता था। सिंचाई का भी काम मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, जैसे वर्षा नदियों पर सिंचाई होता था। वे लोग जल कुंड भी बनाते थे सिंचाई करने के लिए। उसके बाद आर्थिक जीवन में अपना जीवन चलाने के लिए पशुपालन भी करते थे, जो कृषि के अंतर्गत आता है। घोड़ा की जानकारी नहीं थी हड़प्पा वासी के। अब व्यापार बिजनेस क्या क्या करते थे? तो कपड़ा बुनना, ये लोग सूती ऊनी दोनों वस्त्र तैयार करते थे। ये लोग सूत काटकर वस्त्र का निर्माण करते थे। उद्योग यानी फैक्ट्री, शिल्प था, व्यवसाय था, धातु से संबंधित व्यवसाय था, सोना, चांदी, कांसे आदि का व्यवसाय करते थे। सूती वस्त्र उद्योग मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और आलमगीरपुर में था। मनका उद्योग, हड़प्पा में मनका उद्योग था, जो सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी तथा सेल खड़ी के बने हुए थे। मोहर उद्योग था। मोहर आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार भी था, जो सेल खड़ी का बना था। मोहनजोदड़ो में वस्त्र उद्योग था। हड़प्पा सभ्यता में ताम्र उद्योग, लोथल में हाथी के दांत का उद्योग। व्यापार में व्यापार आंतरिक तथा बाहरी रूप दोनों से होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वो आंतरिक रूप से और बाहर रूप से दोनों से होता था। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन की, हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यूं तो जानकारी सही से नहीं मिल पाया कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया होगा, लेकिन हमें पुरातात्विदों से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो निम्न कारणों से हो गया होगा। जैसे हड़प्पा का जो जितना भी नगर था वो लगभग नदियों के किनारे बसे हुए थे और ऐसा माना जाता है कि नदियों में बाढ़ आ गया होगा और हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया होगा, पतन हो गया होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ होगा कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, जिससे अधिक दिनों तक वर्षा नहीं हुआ होगा और नदियां सूख गई होगी, और जिनसे खेती कृषि नहीं हुआ होगा और जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। या ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसी बीमारी फैल गया होगा जिसका इलाज नहीं रहा होगा और उस महामारी के बीमारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। या ये भी माना जाता है कि बाहरी आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उन पर बाहरी आक्रमण, विदेशों का आक्रमण हुआ होगा और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में भूकंप को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में एक कारण
माना जाता है। तो आपके लिए एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता के पतन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा। अब हड़प्पाई लिपि के बारे में या सिंधी लिपि के बारे में अब हम जानेंगे कि हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि वहाँ चिन्हों की संख्या लगभग 5000 था और हड़प्पा का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। वे दाएं से बाएं लिखते थे। सबसे बड़ा लिपि जो है वो धौलावीरा से मिला है। तो ये हड़प्पा लिपि के बारे में था। अब हड़प्पा सभ्यता में मृतकों की संस्कार प्रणाली क्या था, कि जो लोग मर जाते थे उनके अंतिम संस्कार का क्या सिस्टम था, क्या प्रणाली था, उसके बारे में आप जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण समाधान था, यानी कि जमीन में शवों को दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान में हड्डी को दफना देते थे और मांस जानवर खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के दाह संस्कार में क्या करते थे कि शवों को जला देते थे और अवशेष पदार्थ को नदी या तालाब में भी बहा दिया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के मृतक संस्कार प्रणाली था। अब हमें पढ़ना है कि हड़प्पा वासी के लोग किस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी उनको नॉलेज था, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो ज्ञान है वो हड़प्पा वासी के लोगों को किस प्रकार से था, ये अब हमें जानना है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का एक ही प्रमाण है कि इस संस्कृति में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रगति थी। विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला है लिपि। तो सिंधु सभ्यता के निवासियों में एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया गया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाया है। कई ऐसी मुद्राएं मिली है जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है। उसके बाद धातु कर्म है कि सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली है। मोहनजोदड़ो में एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी वाला मूर्ति मिला है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। तांबा चूंकि 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, अतः निश्चित रूप से वे इतना ताप पैदा करने की तकनीक से भी परिचित रहे होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी को शुद्ध धातु प्राप्त करने का ज्ञान था। 1083 डिग्री पर ये तांबा पिघलता है, जो हड़प्पा वासी लोग को पता था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी को तकनीक का भी ज्ञान था। अब अगला माप तौल की तकनीक का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माप तकनीक से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बांट मिला है। सबसे बड़ा बांट 1375 ग्राम एवं सबसे छोटा बांट 0.87 ग्राम का था। ये सभी बांट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में थे। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा। 16 छटांग का 1 सेर होता था एवं 16 आने का 1 रुपया होता था। हड़प्पा वासी मापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए। लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। इस प्रकार से वहां मापने का पद्धति था। तो इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी को विज्ञान का भी तकनीक था, ज्ञान था। उसके बाद चिकित्सा का ज्ञान। सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक है। अतः यह संभावना है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। कालीबंगा से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है जिसके मस्तिष्क में शोथ की बीमारी थी। अतः संभव है कि इस मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता में क्या था नहीं था वो पूरी चीज आपको जानकारी हो गया होगा।
अब हम अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस प्रकार से हमारा एक चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतिहास का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।